ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वो बेसिकली इट्स अबाउट स्ट्रेस एनालिसिस, और हमने देखा कि एक एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेसेस कैसे अप्लाई होती हैं और उसकी बेस पे हम मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं। और हमने देखा कि अगर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस हो तो उसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर डिफरेंट तरह की फोर्सेस आएंगी, और फिर उसकी बेसिस पे हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, या जो आज जो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि आप समझे कि हम अब स्ट्रेस से थोड़ा बाहर जाके अब हम डिफ्लेक्शन और स्लोप को देखने लगे हैं। और जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज चैप्टर नंबर 9, ये आपकी बुक में मौजूद है, एंड दैट चैप्टर नेम इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। अच्छा, ये क्यों अहमियत रखता है ये वाला टॉपिक? इसलिए कि अगर हम सिंपल एक बीम को डिफाइन करें, अगर मुझे कोई बीम को सिंपल फॉर्म में डिफाइन कर सकता है, कोई बहुत बेसिक डेफिनेशन बीम की क्या हो सकती है? एनीवन? The horizontal bar that can bear load. गुड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार दैट कैन बियर लोड, और पर्टिकुलरली ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड से क्या मतलब है कि अगर आपके पास इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो लोड आमतौर पे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट नॉल बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम। इस मेंबर को, जो कि जनरली हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, क्योंकि वो वर्टिकल मेंबर भी हो सकता है, लेकिन जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो लोड की डायरेक्शन है वो आम तौर पे जो जो एली जो मेंबर है उसके परपेंडिकुलर होती है, ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बीम। ये बिल्कुल सादे अल्फाज में अगर आप डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं द मेंबर दैट कैरीज अ ट्रांसवर्स लोड इज कॉल्ड अ बीम। ट्रांसवर्स अगेन मींस द लोड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम। सो ये बिल्कुल सादी सी एक बीम की डेफिनेशन है। अब डिफ्लेक्शन ही पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए कि हमें ये पता है कि बहुत रियल एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर बीम का इस्तेमाल होता है। अगर कोई मिसाल देना चाहे वन बाय वन करके, गो के थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं इसकी। कोई एग्जांपल अगर किसी के जहन में हो बीम की रियल लाइफ में? सर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आ जाते हैं सर इसमें जो हाँ, कंस्ट्रक्शन में बीम यूज होते हैं, गुड। इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स में कहाँ यूज होते हैं? सर ब्रिजेस वगैरह में। ब्रिजेस वगैरह में, गुड, ठीक है, ब्रिजेस में बीम। और इसके अलावा कोई और? बेतहाशा एप्लीकेशन है। आप गाड़ी का जो चेसिस होता है वो एज ए बीम डिजाइन होता है। ठीक है, गाड़ी जिस 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 फ्रेम के ऊपर गाड़ी का पूरा लोड आता है इसको चेसिस कहते हैं हम। चेसिस जो है बेसिकली इट्स अ बीम, इट्स डिजाइन लाइक अ बीम। ठीक है, हम अभी रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट के साथ हम ऑल ट्रेन व्हीकल बना रहे हैं, और ऑल ट्रेन व्हीकल में जो हमने अभी तक उसका पूरा चेसिस डिजाइन किया है, और चेसिस पूरा डिजाइन किया है वो इसी जो आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी बेसिस पे डिजाइन किया है कि जो डिफ्लेक्शन बेसिस होती है उस बेसिस पे हम चेसिस को डिजाइन करते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली किया भी है, और रियल टाइम में भी जितनी भी कार्स होती हैं, कार्स, ट्रक्स, ये सारे, इनको चेसिस होता है जिन पे मेन मेन लोड गाड़ी का आता है, बॉडी का, वो बेसिकली एज ए बीम डिजाइन होता है। इसके अलावा आपके पास जो एयरक्राफ्ट का विंग है वो जनरली एज ए कैंटिलीवर बीम डिजाइन होता है। इसके अलावा आप और कोई एग्जांपल देना चाहे? कुछ एक दो मैंने दे दिए हैं, और जो आपके दिमाग में आता है आमतौर पे आम रियल लाइफ एप्लीकेशन में देख के। चले,
मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और वो ये है कि ये कम लोगों को पता होता है कि जो शाफ्ट्स होती हैं, जो शाफ्ट्स को आप डिजाइन करते हैं उसको भी एज ए बीम डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कम लोगों को पता है कि जो आप शाफ्ट जो पावर ट्रांसमिट करती हैं उनको भी एज ए बीम डिजाइन करते हैं। वो जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइब्रेशन का, उसमें मैं आपको बड़ी डिटेल से ये बताऊंगा कि वो कैसे डिजाइन करते हैं। लेकिन मैंने आपको जनरली ये बता दिया कि आमतौर पे हम शाफ्ट्स को भी एज ए बीम डिजाइन करते हैं। सो इसके अलावा भी बहुत बेताशा आप जो डिफरेंट मशीन होती है, मशीन के जो बेड्स होते हैं वो भी एज ए बीम डिजाइन होते हैं। जहां पे भी जो लोड का जो डायरेक्शन है वो ट्रांसवर्स होगी मेंबर के, जनरली वो बीम कहलाएगा। और जिससे हमने कुछ एग्जांपल्स कोट की, इसके अलावा बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि डिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है निकालना। किसी के दिमाग में कोई सवाल है कि हम डिफ्लेक्शन ही क्यों निकाल रहे हैं? सर ताकि हम बीम की स्ट्रेंथ को पता कर सकें कि ठीक है, गुड, हम बोला, सही बात किया आपने। इसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा भी कोई बोले, कुछ तो बताएं। इंटरेक्ट किया करें, ये लेक्चर मैंने लेक्चर नहीं देना सिर्फ कि आप बस सुनते रहे बैठ के, इंटरेक्ट करें, इसके बगैर कोई फायदा नहीं है लेक्चर देने का। आप आपको गलत भी आता है, कुछ कहीं इन्वॉल्व तो हो डिस्कशन में तभी फायदा होगा, अदरवाइज ये इस तरह पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं है। ये तो वैसे ही पढ़ाने का बड़ा अजीब सा तरीका है। अब मजबूरी है, हम इस मोड पे आ गए हैं, लेकिन जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कोई फायदा नहीं होगा इस तरह पढ़ाने का। ये तो फिर एक तरह से बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। गलत आता है, सही आता है, कुछ इंटरेक्ट करें, बोलें, कुछ बताएं, कुछ अपने कुछ शेयर करें। मैं मैं हमेशा से मुझे तकरीबन यूनिवर्सिटी में 8 साल हो गए हैं। मैं हमेशा से एनकरेज करता हूं कि इवन गलत भी आप बताएं, बताएं जरूर, ताकि आपके तो ये खत्म हो कि यार बोलना नहीं है, मैं गलत ना बोल दूं। कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बोले सही, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने, अगर आपको कहीं आपने कुछ चीज ऑब्जर्व, कुछ कोई आपसे क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि हाँ मैंने इस दफा एक चीज देखी थी, मुझे समझ नहीं आई वो क्या चीज थी, वो पूछे। बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो फायदा होगा, इस तरह कोई फायदा नहीं है जिस तरह पढ़ा रहे हैं। ओके, एक इन्होंने अच्छी बात की कि डिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए होती है, बहुत बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, हम लोड डालते हैं, लेट से बीम ऐसे बेंड हो जाता है। अब ये कितना बेंड होता है देखें, इसकी भी एक इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट आपके जहन में होगी, अगर आपके जहन में मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 आ जाए। मैं जस्ट दोबारा रिमाइंड कराने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है, ठीक है, इसके ऊपर जो स्ट्रेट प्रोपोर्शनल लिमिट होती है इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और आपको पता है स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बेसिकली चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। और स्ट्रेस क्या है? लोड पर यूनिट एरिया। तो आप देखें, लोड तो लग रहा है, इस बीम का एरिया भी है क्रॉस सेक्शन का, और डेफिनेटली इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है क्योंकि ये स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी एक लिमिट होगी। इस लिमिट के बाद इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है इट ऑलवेज लीड्स टू फेलियर। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जब भी बीम पे लोड आए तो वो इस रेंज के अंदर आए, यानी कि इस रेंज के अंदर हो, इससे बाहर ना जाए। किसी भी मेंबर में दुनिया में कहीं पे भी बीम इस्तेमाल हो रहा हो, हमारी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि इस बीम की जो डिफ्लेक्शन लिमिट है वो इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। जैसे ही ये बाहर जाएगी आप उसके फेलियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो गई। एयरक्राफ्ट में तो ये बड़ा कॉमन रहा है पिछले 40 50 60 सालों में, कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, उनको नहीं पता लगा क्योंकि बाहर नजर नहीं आई, अंदर से स्टार्ट हुई, और मिड एयर में वो विंग ब्रेक हो गया या आपकी टेल ब्रेक हो गई बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और अल्टीमेटली वो जहाज क्रैश हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट जहाँ पे मशीन के फेल हो जाते हैं, बीम फेल हो जाते हैं,
और वो जैसा क्रेन में कुछ लोग काम, क्रेन में भी जो लोड उठाते हैं उसके अगर आप मेंबर्स देखें तो वो भी एज ए बीम एक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे जो क्रेन के मेंबर्स थे, जो जो मेटालिक मेंबर्स होते हैं जो कि बीम्स होते हैं, उनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई। वो उनको ऑब्जर्व नहीं हुआ, चूंकि बजाय वो सरफेस पे नहीं थी, वो अंदर से थी। और जैसे ही वो को बहुत भारी लोड उठा रहे थे टन्स का, एकदम बीम मेंबर टूट गया, तो वो चीज आके नीचे लगी। मैं खुद ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे हुए हैं। मैंने जब खुद फर्टिलाइजर में था तो मैंने इंसिडेंट देखा जहाँ पे बीम ब्रेक हुआ, और बीम ब्रेक होने के बाद 2 लोग मर गए। उनके ऊपर पूरा जो जो तकरीबन 1 टन का लोड था वो ऊपर गिर गया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तो आज तक वो सिचुएशन, ये 10-11 साल पुरानी बात है जब मैं फर्टिलाइजर में होता था। आज तक मुझे वो जो है ना वो पिक्चर दिमाग से नहीं निकलती, जहाँ पे वो क्रेन से उठा रहे थे, एकदम जो है वो उसका बीम टूट गया और वो सीधा 2 मजदूर खड़े थे उनके ऊपर आग गिर गया। सो इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए हमारी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपके बीम्स की जब भी ऑपरेट करें वो इलास्टिक लिमिट के अंडर ऑपरेट करें। अगर वो जैसे ही वो बाहर जाएंगे तो आप फेलियर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कभी भी एट एनी टाइम वो फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बीम्स को नॉर्मली इलास्टिक लिमिट के अंदर ऑपरेट करते हैं, यानी कि उसकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होती है, इसमें फेलियर के चांसेस आप कह लें कि 1% से भी कम रह जाते हैं। ठीक है। सो हमारी, और अगर आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हो तो वो 60-70% चांसेस हो जाते हैं कि ये फेल हो जाएगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये समझा जाए कि कितनी डिफ्लेक्शन पॉसिबल है इस बीम की, और ताकि जो है वो ये बीम फेल ना करे ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछना। नहीं सर, क्लियर है। ओके। इसके अलावा मैं एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं एक अस्करी सीमेंट में था। अस्करी सीमेंट में जो एक आपके पास जो किलन होती है, कोई सीमेंट प्लांट में गया हो तो किलन होती है, और किलन ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर पे चल रही होती है, इनके बीम्स लगे होते हैं और उसके ऊपर किलन ऊपर चल रही होती है। तो एक दफा अस्करी सीमेंट में दैट एक्चुअली ब्रोक, वो टूट गई थी ऊपर से स्ट्रक्चर जो था, और वो पूरी किलन नीचे आके लगी थी, और उसमें भी 5-6 लोग मर गए थे, क्योंकि वो किलन भी टन्स के वजन में होती है। तो जब भी जहां पे भी ये बीम्स इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े बीम्स जहां पे आप ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे इसका डिजाइन बड़ा क्रिटिकल होता है। और मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्री में जहां पे भी इस तरह के बीम डिजाइन होते हैं वो ज्यादातर बाहर के मुल्क से डिजाइन करवाते हैं। उसकी रीजन वो ये बताते हैं कि जी उनकी जो डिजाइनिंग बहुत अच्छी है हमारे मुकाबले में। जो जब मैं अस्करी सीमेंट में गया था तो वो भी जो ये सारा स्ट्रक्चर डिजाइन करवाते हैं वो डेनमार्क की कंपनी से डिजाइन करवा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों यहाँ से डिजाइन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो इसको अच्छा डिजाइन करके दे हमें बीम्स को, और खतरा होता है कि ये ब्रेक हो जाए, हमारा एक बार हो चुका है, तो हमने अब इसको जो है वो बाहर ही कंपनी से डिजाइन करवा रहे हैं। एनी हाउ, तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हमारे पास जो बीम की डिफ्लेक्शन है वो अंदर लिमिट्स है कि नहीं है। दूसरी अहम चीज जो जो पॉसिबली इस सब्जेक्ट में नहीं आएगी, लेकिन आपके अगले जो सब्जेक्ट है वाइब्रेशन में उसमें जरूर आएगी, कि आपको पता है बीम वाइब्रेट भी करते हैं अंडर अ साइक्लिक लोड। बीम्स की वाइब्रेशन होती है। कोई बंदा एग्जांपल दे सके जहां पे किसी ने प्रैक्टिकली बीम की वाइब्रेशन ऑब्जर्व की हो सर या देखी हो? सस्पेंशन ब्रिज पे। गुड, वेरी गुड। सस्पेंशन ब्रिजेस पे वाइब्रेशन होती है, वेरी गुड। इसके अलावा सर जो ट्रेन की ब्रिजेस होते हैं उस पे भी होती है, ट्रेन के आने से गुड, पहले शुरू हो हाँ जाती बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसमें वाइब्रेशन होती हैं, वेरी गुड। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है उसमें वाइब्रेशन होती है, वो भी बीम होता है। है सर जी। वो जो उसको खोदने के लिए होता है, मिट्टी को खोदने के लिए, जिसे कुक्कड़ कहा जाता है पंजाबी में, उसके अंदर भी होती है मेरे ख्याल से। अब वो जो आप ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, जो वर्टिकल ड्रिल होता है, जो जो वो नो जो सर, कॉलम डालने के लिए यूज करते हैं। एक्सकेवेटर कह रहे हैं शायद। हाँ ठीक है, मैं कह रहा आप वो कह रहे हैं जो वर्टिकल ड्रिल यूज होता है कॉलम बनाने के लिए। जी सर, वही। हाँ। अच्छा वो चले, आप ना क्या नाम कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं क्या बताया आपने नाम? मुझे नाम पहली बार सुना है मैंने उससे। कुकर। अच्छा, कुकड़। यस सर, यही कहते पंजाबी हैं। में कुक्कड़ कहा जाता है सर। वो यस सर। उसका ठीक आगे है। बना होता है ना, फिर उससे अंदर वो लोड करके और ट्रॉली श्रॉली में डालते हैं। वो टूट गया था हमारी, उधर बरान डल रही थी तो उसमें टूट गया था वो। वो टूट गया था।
तो अब आप ये आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि ये कितनी मतलब ये बीम्स के अंदर वाइब्रेशन कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और आपके वाइब्रेशन में ये पूरा एक चैप्टर जिसके अंदर हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। आपको अहम बात ये बताने लगा हूं कि उस जब हम वाइब्रेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन डायरेक्टली यूज करेंगे बीम की। और डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहां से आएगी? इस सब्जेक्ट से आएगी। समझ आ गया? हम इस सब्जेक्ट में वाइब्रेशन नहीं पढ़ेंगे, मतलब वाइब्रेशन के सब्जेक्ट को ताल्लुक नहीं है, इससे मैकेनिक्स है। लेकिन जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आप जो हमारा आज जो बेसिकली डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चैप्टर का नाम, डिफ्लेक्शन इक्वेशंस निकालनी है, वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम यूज करेंगे बीम का वाइब्रेशन पैटर्न फाइंड करने के लिए, कि वाइब्रेशन से कि ये ब्रेक ना हो जाए। ठीक है? तो हमारा जो बुनियादी पर्पज है ये पढ़ने का, वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालना है। और फिर जब हम इसको आगे जाके फर्दर देखेंगे तो उसके अंदर फिर हम वाइब्रेशन में वाइब्रेशन पैटर्न क्या होता है बीम्स का, उसके लिए भी डिफ्लेक्शन इक्वेशंस चाहिए होती हैं। हाँ, उस सब्जेक्ट में मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन डायरेक्टली लिख देता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कहाँ से आई है। मैंने कहता हूँ कि आप कैसे मटेरियल 2 में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी बीम की डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है? ये चूंकि मुझे इतफाक दूसरी दफा ही हो रहा है, वाइब्रेशन तो मैं 7-8 दफा पढ़ा चुका हूँ, तो हमेशा उसमें ये होती है कि सर ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ से आई है। मैंने कहा यार ये मैकेनिक्स मटेरियल 2 में पढ़ चुके हैं, और अब चूंकि मुझे ये मौका मिला है मैकेनिक्स मटेरियल 2 पढ़ाने का भी, तो मैं आपको इसलिए लिंक करके बता रहा हूँ कि वहां पे आपको वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो अब वहां पूछो तो ये कैसे आ गई है, वो आपकी ये वाला टॉपिक है। यहाँ इसी तरह के बीम्स होते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इसमें हम इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस को स्टडी करते हैं जब वाइब्रेशन पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा काम है वो जो है, जो नॉर्मली मुझे कहते हैं कि सर ये कहाँ से आई है, इस चैप्टर का बुनियादी मकसद यही है कि हम सिर्फ डिफ्लेक्शन इक्वेशंस निकालें। जब भी किसी बीम में लोड लगता है, किसी में लोड हो, वो पॉइंटेड लोड हो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, वो नॉन लिनियरली वेरिंग लोड हो, कोई भी लोड हो, उसके अगेंस्ट बीम की डिफ्लेक्शन किस फॉर्म में होती है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वाइब्रेशन हर जगह पे नहीं आती आपको, जिस तरह स्ट्रक्चर में नॉर्मली वाइब्रेशन नहीं आती बीम में, लेकिन अगर अर्थ को एक आ जाए आपके बिल्डिंग के ऊपर तो फिर हाँ उस बीम में वाइब्रेशन पॉसिबल हैं। लेकिन आमतौर पे बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं जहाँ पे स्टैटिक लोड होता है, वहां पे नॉर्मली बीम्स का को स्टैटिकली डिजाइन करते हैं। लेकिन जिन जगहों पे जहाँ पे वाइब्रेशन खतरा होता है, फिर वहां पे आपको वाइब्रेशन डिजाइन भी देखना पड़ता है बीम्स का। ओके, यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, हम इसके कोर में जाने लगे। ओके, लेट कंसिडर कि आपके पास एक बीम है, ठीक है? इस बीम के एंड पे एक लोड अप्लाई हो रहा है P, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, ठीक है? सो अगर आप गौर करें तो ये कैंटिलीवर बीम है, इट्स लाइक अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है? अच्छा, अब ये देखते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा होगा डायनेमिक्स में, कि उनका बीम के हवाले से तो नहीं पढ़ा होगा। लेट से हमारे पास ये x है और टोटल लेंथ बीम की है, दैट इज 0 to L, ये बीम की लेंथ है। ठीक है? ओके, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कर्वेचर का, किसी के जहन में कर्वेचर का कॉन्सेप्ट है? क्या होता है सर जो कर्वेचर कर्व का? होती है। उसकी जो हाँ कर कर की क्या बताइए। फिर आई थिंक वो डिस्टेंस होता है जिधर लोड लग रहा है उससे लेके और पॉइंट तक, ओरिजिन तक, जो उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इस तरह कुछ पड़ा था। हम्म और कर्वेचर आपको जेहन में हो तो कर्वेचर बेसिकली होता है ये जो एंगल होता है बिटवीन टू पॉइंट। सही बात की है, अगर हम यहाँ पे ठीक है
इसको हम कह सकते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी कर्वेचर, ठीक है, ये कर्वेचर होता है। और नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है इसका, इसको हम कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आमतौर पे इसको आर से डिनोट करते हैं, मैं इसको रो बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। रो नॉर्मली वैसे तो अब आपको पता होगा डेंसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैकेनिक्स में बुक्स में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस, को फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पे जो थीटा होता है, जो कि कर्वेचर होता है, दैट इज इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किसी के जहन में है? यस सर, डायनामिक्स में। डायनामिक्स में, गुड। तो जो हमारे पास कर्वेचर होता है दैट इज इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर आपने बीम में देखना हो इसको, तो बीम में बड़ा सिंपल रिलेशन होता है इसका, तो वो होता है 1/रो कर्वेचर इज इक्वल्स टू m of x over ei। ठीक है, दिस इज अ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस कौन सी होगी? न्यूट्रल एक्सिस कौन सा होगा? ये बीम का, ये वाला जो सेंटर में ड्रॉ किया, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये जो 1/रो है, दैट इज इक्वल्स टू, इन केस ऑफ बीम्स, इट्स मोमेंट डिवाइडेड बाय ei। इसको हम कहते हैं कर्वेचर ऑफ बीम। कर्वेचर ऑफ बीम, इसकी पूरी डेरिवेशन होती है उस छोटी सी है, तो छोटी सी, लेकिन मैंने वो इंक्लूड नहीं की इधर, क्योंकि आपको ज्यादा कंसर्न है कि हम ये रिलेशन यूज करना है हमने। तो 1/रो इज इक्वल्स टू m of x over ei। ठीक है, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेट से हमारे ऊपर हम निकालना चाहते हैं ए मोमेंट एट पॉइंट एक्स, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट क्या होगा, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलें बोलें प्लीज। सर सेशनल्स में पूछना था मैंने, ये चैप्टर 9 इंक्लूड है या सिर्फ चैप्टर 7 होगा? ये चैप्टर 7 होगा, ये इंक्लूड नहीं होता। ओके सर। ओके, जो मोमेंट है हमारे पास, वो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो इसको हम जनरली कहते हैं दैट इज m of x, है ना। तो दैट कुड बी px। ये किसी को आए समझ? px का मतलब है कि ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी किसी भी पॉइंट पे आप मोमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल बी पॉइंट से लेना है तो दैट इज कॉल्ड एज m of l, p into l होगा। अभी हमने लिखा है इसको p into x। ये समझ आया सर को? px मोमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ei। ये मोमेंट, सिर्फ मोमेंट की इक्वेशन लिखी है, px फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। सर ये अच्छा, डिस्टेंस आपने एक्स तक का क्यों लिया है आंसर? x मतलब किसी भी पॉइंट पे ना, इस पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट पे, यानी कि यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी, यहां तक भी, यहां तक भी। समझ आया? ओके मतलब किसी भी ओके पॉइंट पे आप ले सकते हैं। अगर हम पूरे बीम करें तो फिर तो p into l होगा, टोटल लेंथ ऑफ बीम। तो x को l पुट कर दें, सही ये जनरलाइज जी। बनाने के लिए, ठीक है। सर और ये दूसरी, कर्वेचर आपने सर ये कर्वेचर ऑफ नेचुरल सरफेस, इसका क्या मतलब है? कर्वेचर न्यूट्रल सरफेस का मतलब ये है कि इस बीम में कितना कर्व प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसको न्यूट्रल सरफेस क्या सेंटर में है? सेंटर में है ना। ये देखिए, ये जो मैंने सेंटर बनाया है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, ये न्यूट्रल सरफेस कह लें। 2D में न्यूट्रल एक्सिस कह लें, 3D में न्यूट्रल सरफेस कह लें। ये न्यूट्रल सरफेस है। हमेशा आपने इसको कंसीडर करना है, सेंटर को, एज ए रेफरेंस, ठीक है।
बीम का सेंटर। Yes, sir. Thank you, sir. यार ये माइक ऑफ कर दें प्लीज। ओके सो अच्छा, मैं लिख रहा हूं माइनस साइन। आप पूछेंगे माइनस साइन क्यों लिखा है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ कि इसको मैंने मोमेंट साइन माइनस क्यों लिखा है। ये बीम की शेप पे डिपेंड करता है कि बीम की शेप क्या होगी। ठीक है, वो शेप आगे जाके आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। सो जनरली अगर हम कंसंट्रेटेड लोड हो तो कर्वेचर होगा दैट इज माइनस पी एक्स ओवर ई आई। दिस इज कर्वेचर, अभी सिर्फ कर्वेचर की मैंने लिखी है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो फ्री एंड होता है बीम का, यहां पे जो उसका कर्वेचर होता है दैट इज जीरो। क्यों? जो फ्री एंड होता है बीम का वहां पे कर्वेचर जीरो होता है, वो बेसिकली स्टेट होती है एंड। ठीक है, बिल्कुल जो एंड पॉइंट होता है इसके ऊपर कर्वेचर जो होता है वो जीरो होता है फ्री एंड के ऊपर। लेकिन जो फिक्स्ड एंड होता है इस पे एक लिमिटेड कर्वेचर होता है जिसको हम कहते हैं कर्वेचर इज इक्वल्स टू 1/रो बी। ये समझ आया सर को? एट फ्री एंड कर्वेचर इज जीरो। इसका मतलब है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज इंफिनिटी। यस सर। इस ये क्यों होता है आप देखिए, जो बिल्कुल एंड होता है ना बीम का, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसमें ना कोई बिल्कुल एंड पॉइंट पे कोई बेंड नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट होने की वजह से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो होता है, सॉरी कर्वेचर जीरो होता है, और सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जहां पे फिक्स्ड पॉइंट होता है वहां पे एक लिमिटेड कर्वेचर होता है। तो अगर हमें फाइंड करना पड़े, लेट्स से मैं कहूं एट पॉइंट ए 1/रो ए विच इज कर्वेचर इज इक्वल टू जीरो, this implies that rho a is infinity, which means curvature at free end, radius of curvature at free end is infinity. But at point B we have a limited curvature. So इस इक्वेशन में क्या फर्क आएगा अगर हम B के पॉइंट पे निकालें तो? और या आप ये भी कह सकते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, एक सेकंड, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे x क्या है इस पॉइंट पे, पॉइंट A पे Zero. जीरो है, तो ये फिर भी जस्टिफाई होती है ना इक्वेशन, Yes, sir. तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, इस बी के ऊपर क्या होगी कर्वेचर? मैक्सिमम होगी सर एल जितनी डिस्टेंस। गुड, दैट इज माइनस पी एल ओवर ई आई। सर ये माइनस का बता दें, ये माइनस क्यों आ रहा है? ये माइनस में बताता हूँ। अभी मैंने इसलिए इसको नहीं छेड़ा कि ये शेप पे डिपेंड करता है बीम की डिफ्लेक्शन की। वो शेप अगली स्लाइड में आएगी तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, ओके नॉर्मली सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम इसको मॉड में लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक है, दैट इज ई आई ओवर पी एल। लेकिन जो माइनस साइन है वो सिर्फ शेप के लिए होता है, माइनस साइन का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। सिर्फ जो शेप होती है बीम की वो अगली स्लाइड में आ रही है, वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, यहां तक इसने ये सिर्फ कर्वेचर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी हम आगे डेवलप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। भी सिर्फ एक सरफेस कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिया है कि बीम के अंदर जो है वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन होती हैं। ओके, अब चलते हैं
एक सेकंड। स्लाइड आगे पीछे हो गई है, एक मिनट है। चलो बस ये बताता हूँ, छोड़ो। ओके, अच्छा लेट्स से हमारे पास हम एक केस लेते हैं, फिर इससे मैं आपको बताता हूँ कि क्या किस तरह होनी है। हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ पे ये है, एक सपोर्ट रोलर सपोर्ट जो है वो यहाँ पे, ठीक है, और एक हमारे पास ये लोड लग रहा है। उसने एग्जांपल दी है जस्ट एक सिंपल समझाने के लिए। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पी लोड लग रहा है और एक लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसको आप P1 कह लें, दो डिफरेंट लोड्स हैं, ये पॉइंट सी है और एच पे पॉइंट डी है, ठीक है। अगर आप इसकी शेप प्रिडिक्ट करें तो इसकी डिफ्लेक्शन शेप कैसी होगी, कुछ इस तरह की, गौर से देखिएगा। एग्री करते हैं इससे? चलेंगे तो खैर थोड़ी सी सही नहीं बनी, इस तरह। इससे एग्री करते हैं सारे? अगर इसकी डिफ्लेक्शन की Yes, शेप sir. को देखा जाए तो मोर और Yes. लेस अंदाजन एक रफ एस्टीमेट है। P2 से भी नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है डिस्टेंस, चलो थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मतलब मैंने एक अंदाजा बताया, एग्जैक्टली तो आपको निकालनी पड़ेगी इक्वेशन से। मैंने आपको रफली एस्टीमेट बताया कि क्या होगा कि आमतौर पे ये जो आपके पास जो ए से सी तक का पोर्शन है, इसकी बेंडिंग डाउनवर्ड होगी, और मतलब इसका इस तरह होगा, और ये जो है वो सी टू डी थोड़ी इस तरह की शेप होगी। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा इसका बेंड डाउनवर्ड होगा। अच्छा, एक चीज अब आपने ज़हन में रखनी है, मैं ये पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्वेचर इज जीरो वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। ये हमने देखा था ना पहले, ज़हन में है आपके? यस ये सर। पॉइंट समझ आए? ये यस आपने सर। ज़हन में रखना है, कर्वेचर इज जीरो, जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा वहां पे कर्वेचर क्या होगा? जीरो। जीरो। जीरो होगा सर। ये सारा कुछ समझ आ गया इक्वेशन से देख के? बड़ा इक्वेशन बड़ा क्लियर है। इफ यू गॉट x इक्वल टू जीरो, देयर इज नो मोमेंट, व्हेन देयर इज नो मोमेंट द कर्वेचर विल ऑटोमेटिकली गोज टू जीरो। सो एक तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। दूसरा अहम पॉइंट है मोमेंट का साइन, बेंडिंग मोमेंट साइन। ये जो अब आप बात कर रहे थे ना, अब मैं उस पर आ रहा हूं। ये आपने कन्वेंशन याद रखनी है। जब आपकी कनकेव साइड अपवर्ड होगी, कनकेव लेंस किसी के ज़हन में है कैसा होता था? यस सर। याद है? इसी तरह की शेप थी ना? यस सर। अब देखें, इसकी कनकेव साइड अपवर्ड है, ये देखें, ये आप ये गौर से देखना है, इसकी कनकेव साइड किस तरफ है? अपवर्ड। अपवर्ड। इसका बेंडिंग मोमेंट होगा पॉजिटिव। ये समझ आ गया सर को? यस सर। और अगर इसकी कनकेव साइड डाउनवर्ड होगी तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और देखें जो सी और डी, जिस तरह अभी किसी ने बात की थी बड़ी अच्छी, अब देखिए इसकी जो शेप है, इसकी कनकेव साइड किस तरफ है? इसकी कनकेव साइड, ये वाली साइड कनकेव साइड, डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड है, तो यहां पे मोमेंट क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव।
इसलिए जब आपने मुझसे पूछा नेगेटिव क्यों लिखा है, इसकी कनकेव साइड कहाँ पे आ रही है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, इसीलिए ये नेगेटिव साइन लिखा था। ओके समझ सर। आ समझ आ गया? ये कन्वेंशन है, ये आपने पूरे चैप्टर में ध्यान में रखनी है, ठीक है सर एक सैगिंग और हॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट। जी? वही है, सेम है, लेकिन इस बुक ने ये टर्म यूज किया, वो सैगिंग हॉगिंग वाला ही है, सेम चीज है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, यहां तक को कंफ्यूजन किसी को? ओके जी, नो पूछे। सर। ओके, जो हमारा बेसिक पर्पस है वो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इलास्टिक कर्व इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। इलास्टिक कर्व इक्वेशन, कर्व इक्वेशन ये है कि जब बीम आपका डिफ्लेक्ट होगा तो उस डिफ्लेक्शन की जो कर्व बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, समझ आया? जब आपका बीम डिफ्लेक्ट करेगा तो पूरे डिफ्लेक्शन की सिंगल इक्वेशन क्या होगी? हमारा जो प्राइम पर्पस है चैप्टर का वो ये है। और ये मैं बताया था कि ये वाली जो इक्वेशन होती है ये हम फिर इस्तेमाल करते हैं अगर आपकी किसी बीम में वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो इस इलास्टिक कर्व इक्वेशन को हम यूज करते हैं उसका वाइब्रेशन पैटर्न फाइंड करने के लिए, कि उसकी वाइब्रेशन में कहीं फेलियर तो नहीं हो जाएगा, उसको फाइंड करने के लिए। ओके, सो हम कंसिडर करते हैं सिंपल गॉस इलास्टिक कर्व इक्वेशन के लिए। मैं आपको थोड़ा सा ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, या आप कह लें कि थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड फिजिक्स है वो छोटी सी फिजिक्स देख लेते हैं। ओके, आपके पास एक इलास्टिक कर्व है, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल इसको मैथ में देखते हैं, फिर हम इसको बीम पे लेके आएंगे। देखें, समझे, हमारे पास एक ये कर्व कर्व है, इसको हम कर्व कह सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। यस सर। हम कोई एक पॉइंट, लेट से मैं ये पॉइंट लेता हूं, कोई भी पॉइंट ले लें इसके ऊपर, एनी पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर लेट से मैं कहता हूं एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस और वाई डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्स आपके पास इस कर्व की लेंथ है और वाई आपके पास क्या है? सो डिफ्लेक्शन। लेट से मैं कहता हूं, मतलब एक्स और डायमेंशन है ये, तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट का, इसको मैं कह रहा हूं दैट इज एक्स। आप इसको एक्स कह लें ये, या पूरा ये इस डिस्टेंस तक मैं इसको एक्स कह रहा हूं, आप इसको प्राइम कह लें, बेशक थोड़ी कंफ्यूजन है इसको, ठीक है। ओके, इस 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 जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वाई ऑफ एक्स लिख सकता हूं। एग्री करते हैं इससे? इस पॉइंट पे, यस सर। इस पॉइंट पे जो भी डिफ्लेक्शन हो रही है इसको मैं क्यू पॉइंट कहता हूं। इस क्यू पर जो डिफ्लेक्शन हो रही है इसको मैं कहता हूं वाई ऑफ एक्स, यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ वाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज एक्स। ये किसी पॉइंट पे भी डिफरेंट हो सकती है, आपको पता है पूरी कर्व के ऊपर शायद हर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी। इससे एग्री करते हैं? यस सर। यस ओके, सर। तो इसका मतलब है कि जो डिफ्लेक्शन है वो किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है कि नहीं है? होना चाहिए उसको, बिल्कुल यस सर। सर। वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, फंक्शन ही होगा। अच्छा, और दूसरी अहम चीज होती है स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? कैसे फाइंड करते हैं? आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसे ही करते हैं ना, सर टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा? स्लोप। स्लोप, विच इज कॉल्ड एज, हम इसको जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा ऑफ एक्स। इससे भी एग्री करते हैं कि हर स्लोप हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक फिक्स पॉइंट लिया जिसके ऊपर हमने कहा कि इसका डिस्टेंस एक्स है ओरिजिन से, इसकी जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है इस पॉइंट की, इसको पॉइंट क्यू कह रहे हैं, वो बेसिकली वाई ऑफ एक्स है, और इस पॉइंट में जो स्लोप है वो थीटा ऑफ एक्स है। हमारे दो कंसर्न है, मैं आपको बता देता हूं, हमें इक्वेशन में दो चीजें फाइंड करनी है, एक स्लोप और एक डिफ्लेक्शन। ये दो चीजें फाइंड करनी, ये हमारा पर्पस है। एक इक्वेशन से दो चीजें निकलेंगी, यानी कि एक इक्वेशन निकालेंगे उसी से हम डिराइव कर लेंगे।
अच्छा, किसी भी इलास्टिक कर्व इक्वेशन की जो सिंपल तरीन जो या जो आप कह लें कर्वेचर की जो कैलकुलस में जो सिंपल डेफिनेशन है या सिंपल रिलेशन है वो होता है, तो आपके जेहन में शायद आए ना आए या आपने पढ़ा होगा, ये एक सिंपल किसी भी कर्व की जो डिफ्लेक्शन और जो कर्वेचर होता है वो इस रिलेशन से, अभी आप उसको छोड़ दे, बीम के रिलेशन को छोड़ दे, मोमेंट्स बीम में आते हैं। अगर कोई भी एक कर्व हो, सिंपल कोई भी कर्व हो, उसका जो कर्वेचर की इक्वेशन होती है वो ये होती है। दिस इज फ्रॉम कैलकुलस। ठीक है, बहरहाल मकसद तो ये नहीं है आपको सिर्फ इक्वेशन लगाए, मकसद है हम इससे डिराइव करेंगे। ठीक है, किसी भी कर्व का जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है, अगर आप सिंपल इसको y इसकी डिफ्लेक्शन देखें, y और x इसका डिस्टेंस देखें, तो वो ये इक्वेशन बनती है। अच्छा, अब अगर हम इसको बीम पे अप्लाई करें तो आप इससे एग्री करते हैं कि बीम की डिफ्लेक्शन बहुत कम होती है, या मेरे पास जरा गौर से ये पॉइंट सुननी है, ये से assumptions है इसके पीछे। कभी किसी ने बीम की डिफ्लेक्शन इंचेस में देखी है? 5-6 इंच होगी हो रियल लाइफ में? नो सर, नो सर, कितनी होगी, आपका क्या अंदाजा है? हाफ इंच मैक्सिमम। मतलब वो भी आप नॉर्मली आपको आई से बहुत गौर से देखेंगे तो आपको बहुत, अगर आप जैसे रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, वो भी इतना उस पर लोड होता है, फिर भी उसकी डिफ्लेक्शन आपको शायद दूर से तो समझ ही नहीं आएगी हो रही है। अगर आप बहुत करीब जाके उस पर सेंसर इंस्टॉल किया, आपको लगेगा कि इसमें जैसे आपने कहा हाफ इंच या 1/4 इंच या 4 mm या 5, नॉर्मली डिफ्लेक्शंस बहुत कम होती हैं। ठीक है, जब डिफ्लेक्शंस कम होगी तो इससे एग्री करते हैं कि स्लोप भी कम होगी। यस सर। फॉर श्योर बात है ना, जब Yes, sir. डिफ्लेक्शन ही बहुत कम हो रही तो स्लोप भी बहुत ही कम होगी। हम्म, ठीक है, जब स्लोप कम होगी तो स्लोप बेसिकली dy/dx होती है, यस सर। यही होती है ना। और चूंकि ये स्मॉल है तो इसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा। जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 कह सकते हैं बीम के लिए। ये मैं आपको इसलिए assumption इसलिए बिल्ड कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी कर्व ले लें जिसको आप ये कंसीडर करें कि ये बीम है, कोई भी कर्व है, मैथमेटिकल कोई कर्व है, उसमें इक्वेशन वैलिड है कर्वेचर की। लेकिन अगर इस सेम कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें, जो कि बीम का कॉन्सेप्ट है, उस केस में क्योंकि बीम की डिफ्लेक्शन अमूमन कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, इस वजह से उनका जो स्लोप है वो भी बहुत कम होती है। और स्लोप क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव होता है, अगर आप उसका फर्दर डेरिवेट करें उसको तो वो बहुत ही कम होगी, जिसको हम ऑलमोस्ट 0 कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ओनली d²y/dx²। ये किसको समझ नहीं आई जो मैंने इक्वालिटी लिखी है? सर ये आपने स्क्वायर लिए या इसका फर्दर डेरिवेटिव लिए? कुछ भी नहीं किया। सर ये ऊपर वाला इक्वेशन किस चीज का है? ये वाली, जी जी। ये कर्वेचर की है। ये इसमें कर्व कितना होगा, इस वाली जो आपकी कर्व है ना, इसमें कितना कर्वेचर है, ये उसकी इक्वेशन है। यस सर। ये मैथमेटिक्स के अंदर देखें, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपने ये तो नहीं पढ़ा होगा ना ये बीम है या ये एयरक्राफ्ट का विंग है, आप पढ़ते हैं कि कर्व है बस। ठीक है ना, आप क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिकली बेसिक सब्जेक्ट है, तो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन यूज की है जो आमतौर पे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको अप्लाई किस पे किया है? बीम पे ऊपर। जब बीम पे अप्लाई किया तो हमें पता लगा कि बीम के चूंकि डिफ्लेक्शन अमूमन कम होती है तो स्लोप भी कम होती है। मैंने इसमें किया ये है कि मैंने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। ये समझ आया क्यों पुट के 0 के यस सर, बराबर? ये वाली बहुत कम है तो Yes, sir. किसके इक्वेशन इसके बराबर होगी ना।
अब आप कहें सर इसको जीरो के बराबर क्यों नहीं पुट किया, इसको पुट करने से इक्वेशन नहीं जीरो हो जाती। इसको इसलिए पुट किया कि अगर आप कहते हैं 1 प्लस 0.002 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है ना, लेकिन इसको मैं 0.002 को मैं जीरो नहीं कर सकता क्योंकि फिर तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। समझ आया पॉइंट कि नहीं आया? जब मैंने 1 के बाद Yes, ये sir. टर्म है इसको मैंने जीरो के बराबर इसलिए पुट किया है कि अगर आप इसमें पुट करेंगे भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू में ऐड भी कर दे तब भी आंसर क्लोज टू 1 ही होगा। इसलिए इसको जीरो में पुट करें तो यू गेट ओनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां तक सारा कुछ समझ आइए? भैया जीरो वाली बात दोबारा बताएं, जीरो क्यों नहीं लिख सकते? ये वाला हम देखें, ये फॉर श्योर बात है कि डिफ्लेक्शन स्लोप बहुत थोड़ी है तो उसका डबल डेरिवेटिव और स्मॉल होगा, ठीक है। Yes, अच्छा, अब ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा, इसको मैं ये वैल्यू चूंकि स्मॉल है इसको मैं जीरो के बराबर पुट कर सकता हूं क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन इसको क्यों नहीं पुट कर सकता? क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही है। इसको Yes, जीरो sir. पर पुट करेंगे, ऑल्दो ये भी स्मॉल है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल नहीं है, ये भी स्मॉल है, लेकिन इसको इसलिए पुट नहीं कर सकते कि इसको पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके बीम के अंदर कोई बेंडिंग या कर्वेचर है ही नहीं। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, आप कह सकते हैं कि मैं नहीं पुट करता, आप ना पुट करें, होगा ये आपकी इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बस, ठीक है। इट्स स्टिल सॉल्वेबल। इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैथ और इंजीनियरिंग में क्या फर्क होता है। इंजीनियरिंग में ये होता है कि हम चीजों को रियलिस्टिक सिनेरियो में देखते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि हम अपने दिमाग में रियल वर्ल्ड लेके आते हैं और हम ये देखते हैं कि अच्छा यही जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है जब इसको हम अप्लाई करेंगे रियल वर्ल्ड में तो हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको कर्वेचर की इक्वेशन बताई या बहुत सारी और इक्वेशंस होती हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस आना चाहिए, यही वो फर्क है जिसको आप क्या कहते हैं इंजीनियर्स को। इंजीनियर्स आर अप्लाइड मैथमेटिशियंस, काइंड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिशियंस, क्योंकि उनको पढ़ते हैं वो मैथ की जबान में ये चीजें, लेकिन किस तरीके से पढ़ते हैं कि जब हम उसको अप्लाई करेंगे रियल वर्ल्ड में तो ऐसी कौन सी चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें उन इक्वेशंस में कि जब हम उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें यू गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। सो इंजीनियर का काम ये होता है बेसिकली, हम इक्वेशंस वही यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की ही यूज कर रहे हैं, बट उनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। किस बेसिस पे? हमारी वो अंडरस्टैंडिंग जो हम एक रियल वर्ल्ड से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी बेसिस पे ये हम निकाल रहे हैं। समझ आया मेरा पॉइंट? मतलब हम क्यों ये काम कर रहे हैं, और अगर आप Yes. नहीं भी करेंगे तब भी आप इक्वेशन स्टिल, अब मैं आपको मैं नहीं पूछूंगा आप ना पुट करें, ये फिर भी सॉल्वेबल है। वो अलग बात है कि ये उससे 3 गुना मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करना, और जब आप आखिर में रिजल्ट निकालेंगे तो आपको पता लगेगा रिजल्ट में 0.1% का फर्क आ रहा है। तो आप यार 0.1% के लिए मैंने 3 टाइम्स एफर्ट किया इसको सॉल्व करने के लिए। सो उतने कम फर्क को एक मैथमेटिशियन ही कह सकता है कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि ये तो वैल्यू है, मैं क्यों इग्नोर करूं। वो भी ठीक होगा अपनी जगह पे, क्यों? वो कहेगा भाई इसकी वैल्यू है। हम इंजीनियर से कहेंगे हाँ हमने इनकार नहीं किया कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू इतनी कम है कि अगर उसका इफेक्ट 0.1%, 0.2%, 0.5, इवन 1% भी आ रहा है आंसर पे, तो 1% अगेंस्ट 99% इतना नहीं है कि हम इक्वेशन को एक टाइम में 1 घंटे की बजाय 3 या 5 घंटे लगाएं सॉल्व करने में, और अल्टीमेटली फर्क 1% का है, ठीक है। आपको इत्तेफाक नहीं हुआ, हमें तो बड़ा इत्तेफाक हुआ है जब भी हम मैथमेटिशियंस या बेसिक साइंटिस्ट के साथ बैठते हैं, जिसमें मैथमेटिशियंस हो गए या फिजिसिस्ट हो गए, तो आपको पता है कि अमूमन इंजीनियर्स की इनसे बनती नहीं है। मतलब आप जब भी बैठते, मैं बहुत दफा बैठा हूँ, एक दफा नहीं मुतादिद दफा बैठा हूँ, हमारे हमेशा फड्डा हो जाता है आपस में। और फड्डा इस बात पर जो मैं आपको फड्डा बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि आप नहीं इग्नोर कर सकते। हम उन्हें ये कहते हैं कि देखिए रियल वर्ल्ड में ये चीज इतनी इफेक्ट नहीं करेगी, तो हम इसको इग्नोर कर भी दें तो आंसर बोर्ड का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूँ इसलिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इंजीनियर्स का रोल क्या है और जो बेसिक मैथमेटिशियन है उनका रोल क्या है सोसाइटी में, ठीक है। वो कैसे बिल्ड करते हैं, हम कैसे बिल्ड करते हैं। गलत वो भी नहीं कहते क्योंकि वो कहते हैं कि ये इक्वेशन का हिस्सा है, गलत हम भी नहीं कहते। हम कहते हैं इतने स्मॉल फर्क के लिए आई कैन नॉट स्पेंड 5 और 6 और 7% ऑफ माई टाइम
कि मैं इक्वेशन सॉल्व करूं अल्टीमेटली पता लगे जी ये तो 1% फर्क डाल दी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका आंसर 1.002 ही आएगा ना, लेकिन आप कहेंगे यार इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिकल नहीं 1 तो नहीं है, ये 1.002 है। आप कहोगे हाँ है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये मेरा फर्क समझ आया? जिंदगी में आप जब कभी खुद भी बैठेंगे ना, आपको ये फील होगा उनके साथ बैठ के, ये चीज फील होगी कि वो कहते हैं कि यू कांट इग्नोर, बट इंजीनियर्स नॉर्मली से कि जिस वैल्यू में बहुत कम फर्क है उसको इग्नोर कर भी देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनी हाउ, ये तो आपको थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी सुना रहा था। तो 1/रो इज इक्वल्स टू d² y by dx²। ये आप सारा कुछ समझ आ गया, ये मैंने कैसे ले लिया? यस सर। ओके, अब इक्वेशन पे आ जाए वापस। इक्वेशन क्या थी? 1/रो इज इक्वल्स टू m of x ओवर ei, फंडामेंटल इक्वेशन। उसमें ये वैल्यू पुट कर दें, व्हाट यू गेट d² y by dx²। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? समझ आ गई? तो मैं ei को यहां Yes, ले sir. आऊं तो ei d² y by dx² इज इक्वल्स टू m of x। ठीक है, ओके। ये हमारे पास, अब यहां से हम अपनी इक्वेशन निकालेंगे, जो हमने इक्वेशन निकाली है वो हम निकालेंगे। अब जरा गौर से आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है? ओके, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 to x, ठीक है? इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to x, या आप इसे, खैर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। अच्छा एक सेकंड, एक स्टेप लिखूं शायद आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं लिख सकता हूं ei d by dx इंटू dy by dx इक्वल्स टू m of x। ऐसे लिख सकता हूं मैं? नहीं, गलत लिखा है सही लिखा है? लिख सकता हूँ? नीचे Okay. नीचे सिर्फ एक्स आना चाहिए ना, डी कहाँ पे? एक्स। अच्छा ठीक, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? ei dy by dx। ये बुक में हुआ नहीं हुआ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टेप्स कर रहा हूं। अगर अब इसको इंटीग्रेट करें हम, ठीक है, तो आपको पता है कि नहीं, इसको नहीं करो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू गेट इज ei dy by dx equals to integration 0 from 0 to x m of x dx। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्री करते हैं इससे? और अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो dy by dx इक्वल्स टू 1/ei 0 to x m of x dx प्लस प्लस c1। इसको हम कहते हैं स्लोप इक्वेशन। ये बराबर होती है थीटा के। ये हमारे पास स्लोप इक्वेशन आ गई। ये सारा कुछ हमें आया कैसे आई ये स्लोप इक्वेशन? ये स्लोप ही होती है ना? यस सर।
यस सर। ठीक है। और अगर हम इसे दोबारा फर्दर डेरिवेट करें और इसी तरह dx को वहां ले जाए और फर्दर दोबारा इंटीग्रेट करें, इसको dx को वहां ले जाए और इसको फिर इंटीग्रेट करें, तो ये क्या बनेगा, गौर से देखिएगा, ये बनेगा ei y। ये समझ आया? इंटीग्रेशन साइन से डी कैंसिल, यू गेट डी आई वाई और dx वहां चला जाएगा, तो यू गेट इज इक्वल्स टू 0 to x dx इंटू ये सारा कुछ आ जाएगा 0 to x dx इंटू 0 to x m of x dx प्लस c1x प्लस c2। देखो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ना पूरे को, जब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ पे c2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो 1/ei 0 to x dx equals 0 to x m of x dx plus c1x plus c2, that is your deflection equation। सर ये बात दोबारा बता दें। कौन सी वाली? सर ये सेकंड स्टेप ये वाला। अच्छा, पहले तो आपने ये समझना कि ये जो हमने ये जो इक्वेशन निकाली थी, हमने ये इलास्टिक कर्व इक्वेशन से कर्वेचर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। फिर हमने इस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट किया, जब इंटीग्रेट किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स रह गया। और आगे आपकी इंटीग्रेशन डेफिनेट राइट साइड पे तो भी इंटीग्रेट करेंगे तो हम उसको इंटीग्रल के साइज 0 to x dx और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फिर दोबारा 1/ei को उधर ले गए, ये देखें इसको हम उठा के यहाँ पे ले आए तो ये 1/ei हो गया। और dy बाई dx हमें पता है इसको, ये स्लोप होती है, तो ये हमारे पास स्लोप इक्वेशन क्या आएगी 1/ei इंटू इंटीग्रेशन 0 to x m of x dx प्लस c1। इसी तरीके से इसी सेम इक्वेशन को इसको हमने दोबारा इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन को। ठीक है, अगेन इंटीग्रेट, हमने उसको अगेन इंटीग्रेट किया तो dy बाई dx रह गया सिर्फ y में और dx वहां चला गया। जब इंटीग्रेशन अप्लाई की तो dx पे अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई हुई और इस पे अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई हुई। ठीक है, इस पे तो ऑलरेडी थी, इस पे अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई हुई प्लस c1 के साथ, जब चूंकि इंटीग्रेशन तो यहाँ पे भी आएगी ना, जीरो देखें इंटीग्रेशन तो यहाँ पे भी आएगी dx, तो जब इस पे करेंगे तो क्या होगा c1 जो है वो x में x हो जाएगा ना, यानी कि c1 तो कांस्टेंट है dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x रह जाएगा प्लस हमारे पास एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c2। ठीक है, और हम ei को यहां ले जाएं राइट साइड पे तो व्हाट यू गेट इज दी, अब ये y क्या चीज है, दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व, या आप कह लें जिस तरह हम इसको बीम कह रहे हैं 1/ei इंटू इंटीग्रेशन इंटू ये पूरा रिलेशन हमारे पास इस तरीके से ei को वहां डिवाइड कर देंगे। हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो ये दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस, ये हमारा बेसिक कंसर्न है इस पूरे कोर्स का, जो यह कह लो इस टॉपिक का जो मेन कंसर्न है वो ये दो इक्वेशंस है। ठीक है, इन इक्वेशंस को इस इक्वेशन को हम कहते हैं ये बेसिकली इलास्टिक कर्व इक्वेशन कहलाती है। ये वाली जो इक्वेशन है नॉर्मली इसको हम कहते हैं इलास्टिक कर्व इक्वेशन। अच्छा, इलास्टिक क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये बीम के साथ लिंक हो रही होती है। कर्व इसलिए कहते हैं कि ये कर्वेचर की इक्वेशन है, मतलब कर्व बीम की डिफ्लेक्शन है, और इक्वेशन चूंकि इक्वेशन है इसलिए तो इसको कहते हैं इलास्टिक कर्व इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है। ठीक है, अभी इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये डिफरेंट फीलिंग आएगी। ये तो एक मैंने जनरलाइज फॉर्मुलेशन इसको दी है, जरूरी है आप इसी फॉर्म में करें। जब आप इसको अभी देखते हैं फर्दर तो आपको और समझ आएगी। अच्छा, ये हम c1 c2 कैसे निकालेंगे,
किसी के कोई दिमाग में है कि ये तो कांस्टेंट को वैल्यूएट करना पड़ता है, कैसे वैल्यूएट करते हैं इनको? इनिशियल वैल्यूज कोई पुट करके, इनिशियल वैल्यू क्या? कोई एक्स या वाई की कोई वैल्यू पुट करके। जनरली बीम्स में ना इसको हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है, हम बाउंड्री कंडीशन से ये फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, अगर आपके पास एक बीम है, इसको देखें, एक बीम के अंदर आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में बाउंड्री कंडीशंस क्या है? जहां पे पॉइंट ए है वहां पे डिफ्लेक्शन 0 है, और जहां पे पॉइंट बी है वहां पे भी डिफ्लेक्शन 0 है। समझ आ रही? यस सर। ठीक है, इसे सारे एग्री करते हैं इस बाउंड्री कंडीशन से? यस सर। जहां पे सपोर्ट्स होंगी वहां पे कोई बाउंड्री कंडीशन। इसी तरह आप देखिए ओवरहैंगिंग बीम भी वो होता है जो सपोर्ट से थोड़ा बाहर होता है। ये देखेंगे, ये जो पोर्शन होता है जो उससे बाहर होता है, इससे ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन में भी और वैसे भी। इसके अंदर भी दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है? 0। और हमारे पास जो कैंटिलीवर बीम होता है, इसके अंदर चूंकि हमारे पास अगेन दो बाउंड्री कंडीशन हमें चाहिए, ये याद रखें, वी रिक्वायर 2 बाउंड्री कंडीशंस टू गेट C1 एंड C2। 2 कांस्टेंट है तो कम से कम 2 बाउंड्री कंडीशन। अगर 2 बाउंड्री कंडीशन नहीं होंगी तो आपके पास ये नहीं निकलेगी, ठीक है। दो बाउंड्री कंडीशन नहीं होंगी तो आपके पास C1 और C2 नहीं निकलेगा। और कैंटिलीवर बीम थर्ड है। कैंटिलीवर बीम में क्या होगा? कैंटिलीवर बीम के अंदर आपके पास पॉइंट बी के ऊपर डिफ्लेक्शन भी 0 नहीं होती, और सो वी हैव पॉइंट ए के ऊपर आपके पास डिफ्लेक्शन 0 होगी, और चूंकि इस पॉइंट पे बीम स्ट्रेट होता है तो आपका स्लोप भी 0। कैंटिलीवर बाकी स्लोप 0 नहीं होती ए और बी पॉइंट पे, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अगर आप स्लोप ड्रॉ करें तो आपको कोई ना कोई स्लोप आएगी, लेकिन जब स्लोप स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो वी कॉल स्लोप टू बी 0। तो कैंटिलीवर बीम में जहां फिक्स्ड एंड होता है वहां पे स्लोप हमेशा 0 होती है। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will start solving a problem which is sample problem 9.1. This is our today's task. So first I will flash the problem statement. Okay, so this is the sample problem 9.1. So what we have here is a overhanging beam, or we generally refers to as when the beam extends over the support. If a beam extends over the support, it's called an overhanging beam. So in case of an overhanging beam, the the deflections are quite different from a normal beam, because and if the load is applied on the overhanging side of the beam, then definitely reflections are different from, let's say if I cut this beam right from here, this becomes simply supported beam, because there is a section from B to C that is the overhanging portion. So that's why beam dynamics becomes slightly complicated than as compared to the simply supported beam. So in numerical it says that for a portion AB of the overhanging beam, so it says we have only concern with the section A and B. Derive the equation of elastic curve, which we have done in the last lecture. Determine the maximum deflection and evaluate the
maximum deflection, which means determine where the maximum deflection occurs, and then you have to find what is that maximum deflection. This is our task for in this numerical. So beam, which is W14 cross 68, this is the specification of the beam, the cross section specification of the beam given. The eye of the beam is 723 inch 4. The E is 29 into 10⁻⁶ psi. The load is 50 kilopounds. The length is 15 feet, and the overhanging portion of the beam has a length of 4 feet. So this is our main this is our problem. So what we have to is to start the solving the beam. So for solving the beam, we have to first find the reactions. So for reactions, I just draw a beam here. So what we have here is, this is R, this is RA. We have another reaction here, that is RB. And we have our load which is acting downward, which is P. Clear? So this is R is the distance from, as we know, the distance from point A to B is L, and from B to A is A. Clear? This is our main problem. So for finding the reactions, we have to just take the summation of Fy equals to 0. What we have here is, when taking upward as a positive, we have Ra plus Rb is equals to P. Yeah. So we this is our equation number 1. And for equation, for the second reaction, we just take the moment. We just take the moment about point A equals to, just take the moment about point A equals to 0, and considering anti-clockwise moment to be positive. So what we have here, if you look at the moment of RB, so RB into this, we creates a counterclockwise moment, which is plus RA into L, sorry, RB into L, because we're taking the moment about point A, and the P creates a clockwise moment, so minus P, and the distance from P to A is A plus L, in fact equals to 0. So we can now find the reaction, which is RB is equals to P over L into A plus L. If we multiply L inside the bracket, we get P into A over L plus 1. This is our RB with a plus sign. If you put the value here, so RA plus P into A over L plus 1, in fact equals to P, which in fact equals to P. So RA is P minus P into A over L plus 1. If we take P common, so RA is equals to 1 minus A over L plus 1. So if this cancel with this, you get RA is equals to minus PA over L. And you can see clearly here that RA is with a minus sign. This indicates the actual reaction is actually in the downward direction rather than in the upward direction. Clear? And even if you look at the physics of the problem, so because this force is moving downward, this will press this support, so the reaction upward, but this force will try to lift this
support from A. So you for reaction you have to the opposite force, reaction force. So even if you do not put the same, if you put the right direction of reaction arrows, even then your equations tell you that the right directions are, what are the right directions. Okay, so we know what RA and RB is. Now just take the section of the beam. I just take the section of the beam. Now to find the equation for elastic curve, so just because we are concerned with the AB portion of the beam, this is A, this is B. So for the AB portion of the beam, just slice at some point along the length of the beam between A and B. So this is A, this we call it as D. So what we have is a shear force and a moment. Okay, this is the moment. So we know what RA is. Now we know its downward direction, and its value is equals to PA over L. Why? Because now we have to inverted the direction, so we have to write with the plus sign. So moment, if you take summation of moment about point D equals to 0, taking counterclockwise as positive, so moment is positive, and this moment is also positive. RA into the P, so we call just this to be X from A to D. So P into A over L, which is the force, times X equals to 0, because both moments are in the anti-clockwise direction. So the moment equation become minus PA over L X. So if we know from the elastic curve equation, summation of EI d square y by dx square in fact equals to m. So EI d square y by dx square equals to minus P A over L X, because we just put the value of moment here. Clear? Now the moment equations are known. Now what we have to do is to just follow the same procedure that we have done in the last lecture, is try to integrate 2 times. So when we integrate first time, it become EI d, so it become dy by dx, because we are integrating it, dy by dx is equals to minus PA over L x square over 2 plus C1. This is the constant of integration. When we integrate again the above equation, EI y will become dy by dx become y, and this will become minus PA over L into x cube over 3 plus C1x plus C2. This is the our equation for the elastic curve. What we have to find is now the 2 constants C1 and C2. So we call it equation 1. We just call it equation 2. Now we have to find the equation for the elastic curve. So for that we have to find C1 and C2. For C1 and C2 we know the boundary conditions. So let's say if I draw beam again, so this is point A, this is point B, the roller support, sorry. So at point, so this is A, this is B, this is C. So we know at point A, because we are concerned with the section AB, so we do not consider the point C. So at point A, the deflection is 0 and the moment is 0. Clear? Because at the point there is no moment at the edges. Similarly, at point B, deflection is also equals to 0 and moment is also equals to 0. But there will be some slope at point both end, because these are the simply supported beam.
So putting the values, so just put the deflection. So EI, just write the equation again. EIY is equals to minus PAL minus PA over L x cube over 3 plus C1x plus C2. So put the value 0 is equals to y is equal to 0, where x is equals to, at point A x equals to 0, at point B x equals to L. So we are now considering at point A 0 is equals to 0 plus 0 plus C2. This implies that C2 equals to 0. Now for point B, do the same equation, but now you have to put x equals to L. So when x equals to L, y is also equals to 0, which is, we are at the point B. So EI into 0, which is 0, is equals to minus PA over L into L cube over 3 plus C1L, and C2 is 0. So if we just solve it, so C1L minus, and just with the square, so you get minus PAL square over 3. So C1L is equals to PAL square over 3. This L is cancelled with this. So C1 is equals to PAL over 3. So there's a slight mistake here. So you get 2 into 3, so this becomes 6. But this becomes 6 because when we integrate again, it becomes 3 into 2 becomes 6. Sorry, slight fault here. This is 6. This is also 6. This is 6. Become C1 is equals to PAL over 6. Now it's very easy to find the write the elastic curve equation, which is EIY is equals to minus PAL over, sorry, not L, PA over L into x cube by 6 plus, now we know what C1 is, which is PAL over 6, so PAL x over 6. This is your elastic curve equation. Clear? Now for the deflection equation, just divided by y, divided by EI, so 1 over EI, and if we just take PA common, PA over 6, so just taking common PA over 6, you get minus x cube over L plus LX, minus x cube over L over LX. Yes. So this is your deflection equation. Just call it as equation 3. This is your deflection equation. Okay. Now if you look at, again see the statement, it says derive the elastic curve, which we have derived it. Okay, determine the maximum deflection. So what you have to do, where the maximum deflection lies.
So we know if I just draw again a beam, we have load at the overhanging portion. So we have roller support here and the support at this A, this is B, this is C. If I just draw a deformed shape, it becomes like this. So this is the deformed shape. So at a point where the deflection is maximum, if you draw a line tangent to this, what you get is the slope. And slope is 0 at a point where the deflection is maximum. So using the slope equation, which is di ei dy by dx, this is the slope equation, is equals to minus pa x square over 2l minus pa x square over 2l plus c1, and c1 here is PAL x over 6. Now because we have to try to find the x means at which point the deflection is maximum. So as I told you earlier, that at a point where slope is 0, the deflection is maximum. So if I put slope equals to 0, which is dy by dx equal to 0, which is slope, so you get minus PA and just xm. Xm means point of maximum deflection. Just write x in place of xm. So PAL over 6 xm comes 0. If I take one term on the left hand side, so you get PAL over 6 xm equals to minus PA xm square over 2l. So see, P is cancelled, sorry, the plus sign. P is cancelled with this P, A is cancelled with this A. This become 3, this will become cancelled. You get xm square is equals to L square over 3. Xm becomes L over under root 3. If I just multiply it, this becomes 0.577 L. So maximum deflection occurs at 0.57 of the length, or you can say 50.757, 57.7% of the length. So this is where the maximum deflection lies. Now for the maximum deflection, you have to use the deflection equation again. I can just write mine is, this is PA over 6 EI into minus x cube over L plus Lx. Clear? So we have to put x equals to xm equals to 0.577 L. This is our task. Okay. So y is equals to PA over 6 EI into, this is minus 0.577 L cube, sorry, not minus, outside the bracket, over L plus L into 0.577 L. So y is equals to PA over 6 EI. If I just solve it, this will become 0.577 power 3. You get minus 0.192, and L cube over L become L square. Yeah, plus 0.577 L square. So
So y is equals to minus 0.192 plus 0.577. You get PA over 6 EI Okay, so we have 0.385, 0.385 L square. So deflection you can now write as 0.385 PAL square over 6 EI. Now in the numerical the values are given. We have to just put the values. Just check it again so that there will be no error. Y is equals to PA over 6 EI into PA over 6 minus x cube over L plus Lx minus 0.77 x cube plus this there is still some error, I think so. So minus 0.577 cube. Yes, it's 0.192. .577 power 3 yes upon 0.385. So then y, which is called y max equals to, so load given is 50 kilopounds, so 50 into 10 to power 3 multiplied by A is given as 4 feet. So because it's the pound inch, so you have to convert foot into pounds. So it becomes 4 into 12 divided by 6. E is given as 29 into 10 power 6 in the numerical statement. I is given as 723, and within brackets we have just write 0.385 into L is which is 15 feet, I think so. Again, look at the problem statement. The
Yes, 15 feet. Let's multiply 15 into 12. So y max equals to, let's solve it again, 50 exponent 3 into 48 divided by 6 into 29 exponent 6 into 723. This will become 1.908 into 10 is to power minus 5 into, within brackets, is 0.385 into 15 into 12 square. It will become 12474. To multiply with 1.908 exponent minus 5, you get 0.238 inches. This is your maximum deflection. The C deflection is very small. It's about, if you get this 0.238 inches, is roughly about 5 mm, approximately equals to 5 mm. It's a very small deflection. So generally in beams, the deflections are small. The plus sign denotes the deflection is actually in the, from the neutral axis of the beam. This is the neutral axis. It is in the upward direction. This shows with the plus sign. If the deflection is downward, so when you solve the equation, you get a minus sign, which indicates that your deflection is actually downward. But in this case, the deflection is upward, so it is the answer come out to be in the negative sign. So I hope you have understood this numerical.